पिछले 3 क्लासेस में मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व करता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम जीरो से मैंने बताया कि कैसे यूरोपियंस का आगमन होता है, खास करके ब्रिटेन के लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है एंड फ्रॉम देयर द सिनेरियोस चेंजेस। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने बताया। देन मैंने आपको कंप्लीट कंपनी रूल राइट फ्रॉम 1773 टू 1857 तक मैंने आपको बताया, और उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक मैंने आपको क्रोन रूल के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ। जी हां, इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे और प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने क्लासेस को स्टार्ट कर दिए होंगे। आपकी पीजी पॉलिटिकल साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं। अभी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टैकल कर रहा हूं। कुछ दिनों के बाद आपको वीडियोस में आईआर की वीडियोस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो है जैसे समय बढ़ता जाएगा मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लूंगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है, आपको क्वेश्चंस चाहिए, कुछ भी ऐसी डिमांड है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेकर के आऊं आपके लिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उस पे भी नए वीडियो के तौर पे या फिर लाइव आकर के ही आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। बाकी इस वीडियो को जितना शेयर करना है उतना शेयर कर लीजिए, और कोई भी आपको सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी तक हमने क्या डील किया? अभी तक हमने देखा कि हिस्टोरिकल इवॉल्व कैसे होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉलोनियल या फिर यूं कहें इंपीरियल रूल रहता है, तो उसका इंपैक्ट तो हमें देखने को मिलता है, और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए जो लास्ट हमारे यहां रूल लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका कार्बन कॉपी है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें उससे मिलती जुलती हैं। एंड द रीजन इज कि हमारे ऊपर एक 200 साल तक एक किसी देश ने शासन किया है, तो उस देश की व्यवस्था, ये सारी चीजें हमने अपनाया। अगर हमारे ऊपर अमेरिका ने शासन किया होता, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, या फिर किसी और देश ने किया होता, तो हम शायद उस तरफ टिल्ट होते। लेकिन क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री ने रूल किया, देन वी अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या फिर बाकी चीजें कैसे हुई उसकी बात करते हैं। टिल 1947 आई हैव डिस्कस्ड। अब बात करते हैं आगे मैं बात करता हूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले कैसे आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम एमएन रॉय था। उन्होंने कहा कि वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में एमएन रॉय गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जो आपका बाइफर्केशन होता है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या नहीं रिटन है, ये बस इसी फॉर्मेशन पे होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है, डिस्कस करती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा कैसे, दैट इज व्हाट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती ही नहीं है, कस्टम्स पे चला जाता है या फिर ओल्ड ट्रेडिशनल लॉस पे चल रहे होते हैं हम, तो वो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास एक अपना लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंड फॉर दैट वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिसाइड करेगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। और 1934 में एमएन रॉय ने कहा, ये क्वेश्चंस कभी कभी आते भी हैं। 1935 में the idea of framing the constituent assembly was supported by the leaders of the Indian National Congress, और खास करके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1938 में 34 में इन्होंने कहा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 38 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा उसमें बेसिकली वी इंडियंस विल मेक लॉ फॉर अस, कि ये जो संविधान सभा होगी उस संविधान सभा में जो कानून बनेगा, ये कानून हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया रहेगा। वी द इंडियंस विल मेक द लॉ। दैट इज वाई जब प्रियम्बल स्टार्ट होता है तो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, कि ये जो भारत को हम बना रहे हैं ना, चाहे वो सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, वो हम लोग बना रहे हैं। वी हैव गिवन पावर टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस संविधान सभा को हमने शक्ति दी है कि जाइए आप हमारे लिए बनाइए। ये प्रियम्बल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। सो दैट वाज द लिंकअप कि 34 में इन्होंने कहा, 38 में जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया। एंड बीइंग सपोर्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस, यू नो कि उस वक्त कितनी वैल्यू थी कांग्रेस की, ठीक है।
और पूरी जो कहते हैं ना कि कार्यकारी चल रही थी या फिर वर्किंग वाज गोइंग समवन बिसाइड्स और अंडर कांग्रेस, ठीक है। अब इसके बाद 1940 में क्या होता है, 39 में स्टार्ट होता है आपका वर्ल्ड वॉर टू, और उनको चाहिए रहता है इंडिया का सपोर्ट ब्रिटिशर्स को। अब ब्रिटिशर्स भारत के इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है वो अगस्त ऑफर में मानते हैं। 1940 में वो अगस्त ऑफर लेकर के आते हैं और कहते हैं कि चलो वी एक्सेप्ट योर डिमांड, ठीक है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, क्योंकि इसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, अगस्त ऑफर में ये मानते हैं और कहते हैं कि एक बार ये जो सिचुएशन है वॉर का वो खत्म हो जाता है तो हम लोग आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का एक तरीका कहें या फिर एक प्रपोजल कहें वो लेकर के आएंगे। एंड क्रिप्स मिशन में वो फॉर्मली इन रिटर्न कहते हैं कि भैया जैसे ही हमारा वर्ल्ड वॉर टू खत्म होगा वैसे ही आप अभी हमें सपोर्ट कीजिए, हम क्या करेंगे, हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन में मदद करेंगे। और क्रिप्स मिशन में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर, एक डेडलाइन दिया कि वर्ल्ड वॉर टू जो है जो 1945 में खत्म होने वाला था, इनको तो पता नहीं था कब होगा, तो बोले जब भी ये खत्म होगा हम लोग आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कर देंगे। तो बेसिकली एक्सेप्ट 1940 में उन्होंने अगस्त ऑफर में किया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगस्त ऑफर में उन्होंने एक्सेप्ट किया था प्रपोजल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड देन बिफोर क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने क्रिप्स मिशन में कहा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है विल बी फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। और इसी के बाद क्या होता है, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है। आपको पता है कि ब्रिटेन, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस की जो अलाई रहती है या फिर अलाइड पावर जो है वो जीत जाती है, ठीक है। जब ये जीतते हैं तो क्या वहां पे आपको पता है कि चर्चिल की सरकार भी बदल जाती है, ठीक है, एटली की सरकार आती है और जो क्लेमेंट एटली रहते हैं उनके कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत दिसंबर में कहा जाता है कि भैया हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बेसिकली अब बात हो रही है कि इंडिया अब आजादी की तरफ बढ़ रहा है। 1946 में हम लोग दिसंबर की तरफ पहुंच चुके हैं, बस 8 महीने और 9 महीने बाकी हैं कि इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है, या फिर यू कैन सोवरेन नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है और 389 सीट्स रहती हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है वो अनडिवाइडेड इंडिया में होता है। बेसिकली इसमें जो है 296 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस रहते हैं, 93 प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं और मेजॉरिटी सीट्स जो है कांग्रेस के पास 208 सीट रहती है। मतलब कि 389 सीट्स में कांग्रेस के पास 208 सीट रहती है। अब ये सीट्स कैसे होता है आपको पता है, 1937 में बेसिकली इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के प्रावधान प्रोविंशियल लेवल पे 1935 में आ गए रहते हैं। मैक्सिमम जगह कांग्रेस की सरकार बन रही होती है और इनडायरेक्टली वहीं से लोग चुन करके आए हुए रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, और 208 कांग्रेस से लोग रहते हैं। अब जैसे ये चीजें चालू होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो गया, 389 सीट्स हैं जिसमें से कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं, ब्रिटिश इंडिया के जो टेरिटरी है वहां से लोग आए हैं, प्रिंसली स्टेट से लोग आए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग जो है इसको क्या करता है, बहिष्कार करता है। मुस्लिम लीग बेसिकली अड़ जाता है ऑन टू नेशन थ्योरी कि इंडिया इज ऑफ टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम, एंड फॉर मुस्लिम्स वी एडवोकेट अ नेशन, ठीक है, दैट विल बी सोली फॉर द मुस्लिम्स। और ये मुस्लिम्स के बेस पे रहेगा, मुस्लिम्स के फिलोसफी पे रहेगा और पाकिस्तान की वो डिमांड करते हैं। इसी भी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946, ये 3 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 9 दिसंबर सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें 13 है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, उस संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है, अनडिवाइडेड इंडिया की मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, एक वेटरन लीडर रहते हैं, उनको चुना जाता है कि पहली मीटिंग आप प्रिसाइड कीजिएगा, ठीक है। फिर अब उस मीटिंग में यह डिसाइड होता है कि परमानेंटली कौन चेयरपर्सन रहेगा, कौन वाइस चेयरपर्सन रहेगा, ये सारी चीजें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिसाइड की जाती हैं। तो 9 दिसंबर को क्या होता है, पहली मीटिंग होती है और यहां पे जो है 211 मेंबर्स के साथ मीटिंग होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग पूरी तरह बहिष्कार कर देता है, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो 211 मेंबर्स आते हैं टोटल। फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो प्रोसीड्स करते हैं मीटिंग को, ठीक है, प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं और 11 दिसंबर को फिर परमानेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को चुनने का एक जो चेयरपर्सन है उनको चुनने का जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो स्टार्ट होता है। और परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे एससी मुखर्जी को चुना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे बीएन राव को चुना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, कितने लोग रहेंगे, कौन चेयरपर्सन है, कौन वाइस चेयरपर्सन है, ये सारी चीजें बन गई। अब बेसिकली बात था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा कैसे, क्योंकि अभी भी मामला अड़ा क्या हुआ है कि भारत पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ, कांग्रेस कर रही कि वी विल नॉट डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है।
हम मुसलमानों के साथ, मुस्लिम्स के साथ भी बहुत प्यार से रहेंगे। वी फॉट फॉर इंडिपेंडेंस टुगेदर, हमने आजादी एक साथ लड़ी है। तो इफ वी आर फाइटिंग अंडर सेम अम्ब्रेला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वी विल गेट डिवाइडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वो अपना ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं। कौन पेश करता है? जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं और बताते हैं फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। इंडिया एक सोवरेन कंट्री होगा, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री होगा। यहां पे सोशलिस्ट कंट्री का मतलब जो है वो कम्युनिज्म नहीं, फैमिन सोशलिज्म होगा। मतलब कि हमारे यहां पे जो हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, गरीबों के उत्थान की बात करेंगे, हमारे यहाँ पे सेकुलर कंट्री होगा। हमारे यहाँ पे बेसिकली सेकुलर वर्ड तो उस वक्त नहीं एड ऑन था कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो है वो एक ही तरह के रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको पता है कि जो हम इंदिरा गांधी अमेंडमेंट लेकर के आती है, मिनी अमेंडमेंट लेकर के आती हैं, उसमें जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहता है, या फिर कहें कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको कहा जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें बहुत सारे बदलाव लेकर के आती हैं। आपको पता है 3 जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किए जाते हैं जो कि पहले एड ऑन नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले यहां पे बेसिकली फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर में जवाहरलाल नेहरू क्लियर कर देते हैं, भले ही वो सेक्युलर या फिर सोशलिस्ट वर्ड ऐड या फिर इंटीग्रिटी वगैरह ऐड ऑन नहीं किया हो, कोई भी वर्ड नहीं किया हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो पहले ही क्लियर कर देते हैं। तो बताते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में चल के भारत का प्रियम्बल कहलाता है, ठीक है। सो इट वॉज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, और फाइनली 22 जुलाई 1947 को ये पास हो जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखने वाला है, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बता दिया जाता है। 3 जून 1947 अब जो है क्लेमेंट एटली ने अपना आखिरी कह दिया है कि भैया बाय 1948 जो है जून हम लोग छोड़ करके चले जाएंगे, तुम लोग अपना डिसीजन ले लो, तुम्हें क्या करना है, वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया और नॉट, वेदर आप करना क्या चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप जो है डिसाइड कर लीजिए कि व्हाट यू वांट टू डू, क्या आप अपने आप को डिसाइड करने चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ती हैं, ठीक है। सो जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान आता है, और ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहें, इंडिया कहें, दे डिवाइड इंडिया टोटली, भारत को पूरी तरह से ये 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। First, India and Pakistan, they accept the Muslim League proposal and say that कि now India is a part of two. India is not a single nation. India is of 2 people, Hindus and Muslim, and we are going to divide India into 2 parts. ठीक है। और यहाँ पे होता है सीट्स जो है 299, जो 389 सीट्स थी वो 299 पे रिड्यूस कर दी जाती हैं। एंड फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ जो इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट पार्लियामेंट है, उसके तौर पे हम किसको देखते हैं? हम भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखते हैं। अब मैं आपको प्रियम्बल जब पढ़ाऊंगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, दे पार्शियली एक्टेड एज अ पार्लियामेंट, और आज का हमारा जो पार्लियामेंट है, दे पार्शियली एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है डिसॉल्व नहीं की गई थी। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया जीवी मालवरकर को चुना गया, आपको पता है बाद में चुना जाता है, ठीक है। चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और 26 नवंबर को हमने क्या किया? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फाइनली मेड, वी अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली लागू कर दिया जाता है। सो इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरह से फॉर्म होता है। 1934 में एम एन रॉय कहते हैं कि भैया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है। 1938 में कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी उसमें ओनली इंडियंस होंगे, हम लोग अपने लिए कानून बनाएंगे। और 40 में फिर अगस्त अफर में कहा, माना जाता है कि ठीक है भैया आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को मानते हैं। वहीं 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले ये कहते हैं, ठीक है, कि आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, वी विल गिव यू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड यू मेक लॉज फॉर योरसेल्फ, ठीक है। 42 की मैं बात कर रहा हूं। अब वहीं पे आप देखेंगे कि 42 में दिसंबर में आप क्रिप्स मिशन के तहत, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बेसिकली आप देखेंगे कि स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बेसिकली आपका क्या आता है?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। और फिर 9, 11, 13 जो 3 डेट्स है याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा प्रोसीडिंग्स करते हैं 9 तारीख को, 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद, एचसी मुखर्जी, बीएन रॉय को 3 लोगों को इंपॉर्टेंट पद पे चुना जाता है। और उसके बाद जो है 13 तारीख को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। 22 जुलाई 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। लेकिन फिर आता है माउंटबेटन प्लान, और माउंटबेटन प्लान में कहा जाता है कि इंडिया इज विल बी नाउ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट रहेगा भारत और पाकिस्तान। और फिर जो सीट से 389 उसको रिड्यूस करके 299 कर दिया जाता है। यहां भी कांग्रेस मेजोरिटी में रहती है। 26 नवंबर को अडॉप्ट करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और लागू हो जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, एक ब्रीफ हिस्ट्री रहता है। ये मैंने आपको बता दिया कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो टेम्पररी जो है प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। एक चीज याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बहुत अच्छी चीज चुनी कि वी विल नॉट गो फॉर वोटिंग। हम वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग वोटिंग करके किसी के डिसीजन को टर्न आउट कर देंगे या टर्न कर देंगे। कांग्रेस ने भी कहा कि हम मेजॉरिटी में, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ही चीजें चलेंगी, हम आपसी सहमति से चीजों को लाएंगे। वी विल ब्रिंग अ रिजोल्यूशन, आपको इसमें चेंजेस लाने हैं, आप अपना बात कहिए, उसको डिसएग्रीमेंट किया जाएगा, अगर डिसएग्रीमेंट रहेगा उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को चुना जाएगा। तो हाईली डेलिबरेटिव वे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। कहते हैं कि मतभेद अगर रहता तो उससे मनभेद भी हो सकता था। कि इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखें तो वेरी नाइसली कहते हैं कि ये लॉयर्स पैराडाइज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि बहुत कानूनी रूप से लिखा गया। लेकिन कहते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। फीचर्स पे भी मैं आऊंगा। सो आप देखिए उस वक्त के जो संविधान सभा के लोग थे कितने दूरदर्शी थे। ठीक है, कि आज के सिनेरियो में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है। So that is why a beautiful constitution was made by the Constituent Assembly. We should appreciate the Constituent Assembly. और इसमें बहुत लोगों को अलग अलग काम भी दिया गया। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता ही होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया जाता है। वो उसके चेयरपर्सन रहते हैं, उसको लीड करते हैं, और इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी एंड स्टेट कमेटी को जवाहरलाल नेहरू लीड करते हैं। ठीक है, मतलब सच्ची केंद्र की जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, केंद्र की पावर है या स्टेट की क्या पावर है, ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी जो है आपकी, उसमें राजेंद्र प्रसाद हेड करते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर को भी राजेंद्र प्रसाद क्या रहेगी वो बताते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स वगैरह कहा जाता है। इसमें बहुत सारे सब कमिटीज रहते हैं और ये सभी लोग लीड करते हैं उसको। ठीक है, ये सारी लीडिंग रहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग हम अडॉप्ट करते हैं। जनवरी 24 1950 को नेशनल एंथम, क्योंकि भैया 26 जनवरी को झंडा भी तो लहराना है, तो भैया फ्लैग 22 जुलाई 1947 को। अब नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जाता है इस तरह से। ठीक है, चलो हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहां से क्या क्या लिया गया। एक इल्जाम लगता है, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, आप एक बहुत बड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे राइटर रहे हैं ग्रेवनल ऑस्टिन। ठीक है, उनको आप देखेंगे तो वो कॉर्नर स्टोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बुक लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि इसको कहा जाता है बोरोइंग बैग। ठीक है, उसमें एक स्टेटमेंट मेंशन है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कहते हैं यू शुड ऑलवेज कीप द डोर्स, यू शुड ऑलवेज क्लोज द डोर्स ऑफ योर होम एंड कीप द विंडोज ओपन, कि अपने घर का जो शुद्ध हवा के लिए खिड़कियों को खोल करके रखिए और चोर उचकों के लिए दरवाजे बंद करके रखिए। सो यस, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। आप सोचिए उस समय देश के बहुत सारे देश में, दुनिया में बहुत सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चल रहा है, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। अगर आप एक घर बनाने जाते हैं तो आप देखते हैं आस पड़ोस में क्या क्या घर बना है, उसमें मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, और उसके बेस्ट पार्ट्स को अपने अंदर लेकर के आते हैं। एंड दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि उन्होंने सब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा। 2 साल 11 महीने 18 दिन कम नहीं होते एक संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए। एंड इन दैट वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। और इसके सोर्सेस क्या क्या रहे?
तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आज का आप जो कॉन्करेंट लिस्ट देखते हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, रेसिड्यूरी पावर्स है, तो उसमें जो कंकरेंट लिस्ट है वो आप ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट है कि बस यूनियन बना सकती है, उस पर लेजिस्लेट कर सकती है, स्टेट लिस्ट में बस स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लेजिस्लेट करेंगे, लेकिन जो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो लागू किसका होगा? यूनियन का। सो द पावर ऑफ द, और यू कैन से द प्रोविजन ऑफ द कंकरेंट लिस्ट वाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड जो इंटरकोर्स है या फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, दो क्वेश्चन आते हैं, एक कंकरेंट लिस्ट और एक ज्वाइंट सिटिंग कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनाडा से क्या लिया गया? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि फेडरेशन इंडिया रहेगा। फेडरेशन का मतलब होता है वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जब केंद्र और राज्य के बीच में लिखित तौर पे आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नोन एज द फेडरेशन। ठीक है, और यहां पे फेडरेशन एक होगा और स्ट्रॉन्ग जो केंद्र होगा, हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्टेट से रिलेशन में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा हाउ ये जो पावर है वो थोड़ा टिल्टेड है सेंटर की तरफ। ठीक है, वो वेस्टिंग ऑफ द रेसिड्यूरी पावर्स, जो रेसिड्यूरी पावर्स है वो कनाडा से हम लोगों ने लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, कि स्टेट में जो गवर्नर है वो गवर्नर कहां से है? कनाडा से हमने लिया कि गवर्नर बेसिकली क्या होगा, एक कहें तो एजेंट के तौर पे काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, वहीं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो भी कनाडा से लिया गया। यहाँ पे बेसिकली फेडरेशन, रेसिड्यूरी पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ द जो गवर्नर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने आयरलैंड से लिया। जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्या होता है ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। बेसिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि भारत में कोई भी चीज जो चलेगा दैट विल गो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स रिटन इन द लॉ, कि जो भी हमारे यहां प्रोसीजर्स लॉ में मेंशन है, वी विल गो, द एग्जीक्यूटिव will go according to that procedure established by law or the legislature will legislate according to that, कि जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है we will work according to that। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूएसएसआर बहुत ज्यादा चीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, वहां से हमने लिया। यूके, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, भारत में कानून का शासन रहेगा, आर्टिकल 14 याद रखना, आर्टिकल 14। रूल ऑफ लॉ कहां से पता चलता है? आर्टिकल 14 से, कानून का भारत में शासन है। यहां पे किसी एक रूलर का शासन नहीं है, यहां पे किसी एक पार्टी का शासन नहीं है, किसी एक सरकार का शासन नहीं है, यहां पे संविधान का, उस किताब का शासन है जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार हुई। यहां पे आपका मेरा शासन नहीं है, द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स कि कैसे लेजिस्लेट होगा, हमने यूके से लिया। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, अमेरिका में क्या है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? आपके पास राज्य की भी नागरिकता है और आपके पास जो देश है यूएसए उसका भी है। ठीक है, बेसिकली इंडिया में नहीं, इंडिया बेसिकली यूएस का सिस्टम समझे। यूएस में डुअल सिटीजनशिप क्यों है? यूएस के राज्यों ने अमेरिका को बनाया है, अलग अलग राज्य मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी शक्तियां तुम्हें दे रहे हैं, तुम हमारे रक्षा के लिए आर्थिक, मिलिट्री तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, टू गिव अस सिक्योरिटी, हम एक देश बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ नेशन। भारत में ऐसा नहीं होता। अ नेशन डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू स्टेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कि हमने एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ताकि बहुत इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। दैट इज वाई एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सो अमेरिका वाज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जहां पे बहुत सारे स्टेट्स दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंट्री और स्टेट यू कैन से। और वहीं इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का पार्ट है, जहां पे एक देश अपने आप को बहुत राज्यों में बांटता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड इट होल्ड इट टुगेदर, सभी को एक साथ होल्ड करता है। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज फेडरलिज्म। में दो पार्ट है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो कहता है कि वहां पे क्योंकि राज्यों ने देश को बनाया इसलिए डुअल सिटीजनशिप है।
राज्य का अलग, देश का अलग, क्योंकि भारत एक ही देश है, उसने ही राज्यों को बनाया, तो हियर वी गो फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, प्रेरोगेटिव रिट्स जो है, रिट पिटिशंस, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरल, जैसे हमारे यहाँ भी वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना कि पार्लियामेंट ज्यादा बड़ा है या फिर जुडिशरी ज्यादा बड़ा है, तो ये बेसिकली समझो अमेरिका और ब्रिटेन का टसल रहता है। अमेरिका में जुडिशरी इज पावरफुल, वहीं इंडिया में, ब्रिटेन में देखो पार्लियामेंट इज एवरीथिंग, बस एक आदमी को औरत में नहीं चेंज कर सकता और औरत को आदमी में, बाकी पार्लियामेंट वहां का सब कुछ कर सकता है। बाइकैमरलिज्म आपको पता है 1935 का एक्ट हो या फिर उससे पहले का भी जो एक्ट आया उसमें आया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए बाइकैमरलिज्म सबसे पहले कब आया। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है। ठीक है, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे प्रेसिडेंट हटाना है, यूके, यूएस, कनाडा, ठीक है, सॉरी, यूके, यूएस, रशिया, आयरलैंड। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। अमेरिका में देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो ही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा रहता है या फिर लोअर अपर हाउस रहता है। ठीक है, तो वो हमने वहां से लिया था। ठीक है, जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर देना, ये लिया। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 368 हमने कहां से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कैसे इलेक्शन में होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। फ्रांस से रिपब्लिक लिया कि हम एक रिपब्लिक रहेंगे। दूसरा, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वॉच वर्ड्स ऑफ द 1789 का जो आपका रिवॉल्यूशन रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां से हमने देखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ व्हाट अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स क्या क्या रहे हमारे संविधान के। ठीक है, चलिए भैया, हमने फॉर्मेशन भी कर लिया, कहां से क्या क्या हमने लिया वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ फीचर्स, पहली बात, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ये है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सबसे बड़ा हमारा संविधान है। आर्टिकल्स में देखें, पार्ट्स में देखें, शेड्यूल में देखें, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज, दैट इज वाई, बिकॉज हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिल करके लिखा संविधान को। रिजिड और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, इसमें मैं एक एक स्लाइड है दिखा देता हूं। रूल ऑफ लॉ कैसे है हमारे यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, रूल ऑफ लॉ है। आर्टिकल 14 बताता है, क्वेश्चन आता है कि हाउ वी डिस्क्राइब इंडिया एज अ रूल ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोग इक्वली, सभी लोग, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड एवरीवन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। कानून के नजर में भी आप एक हैं और कानून के द्वारा इक्वली प्रोटेक्ट भी किए जाएंगे। दैट इज व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरा, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे बनाने में और फाइनली 26 नवंबर को ये अडॉप्ट किया गया 1949 को और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चेयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते हैं और ये बेसिकली ड्राफ्ट किया जाता है बी आर अम्बेडकर के अंतर्गत। ठीक है, रिजिड और फ्लेक्सिबल है क्योंकि हमारे पास 3 तरह की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। इस पे मैं इन डिटेल बताऊंगा। फ्लेक्सिबल है, जैसे रिजिड कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, रिजिड है। बाकी अगर आपको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू चेंजेस करना है बाई लॉज वगैरह में तो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करना है तो उसमें भी थोड़ी रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। इंडिया क्या है, सोवरेन कंट्री है। इंडिया अपने फॉरेन रिलेशंस के डिसीजंस जो है खुद ले सकता है, किसी का दबाव प्रभाव कुछ नहीं है। पहले अमेरिका का था। ठीक है, सोवरेनिटी था ना। इंडिया इज अ स्टेट। ठीक है, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। हमारे यहाँ पे सोशलिज्म बेसिकली जो गरीब तबके लोग हैं उनको उठाने की बात की जाती है, समानता लाई जाती है। यहाँ पे सोशलिज्म बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात है, जो कि हमारे यहाँ पे बात की जाती है कि इक्वालिटी लाई जाएगी। सेकुलर देश है हमारा, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, जो कहता है कि इंडिया का कोई एक रिलीजन नहीं है, इंडिया के नजर में सारे रिलीजन बराबर हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इससे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हमारे फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, दूसरी चीज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बाइकैमरलिज्म है, लोकसभा है, लोग चुन करके लोगों को भेजते हैं,
ठीक है, लोअर हाउस में। वहीं स्टेट्स में भी अपनी विधानसभा लेजिस्लेट करने के लिए, राज्यों के लिए। ठीक है, सो ये क्या है, ब्रिटिशर से हम लोगों ने लिया। ठीक है, हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो वही लेजिस्लेटिव से चुन करके आए रहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे क्या है, एक नॉमिनल हेड की तरह काम करता है। रियल हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, क्योंकि लोग उसको चुन करके भेजते हैं, उसके पास लोगों के द्वारा रहती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ फेडरल कंट्री है, स्टेट और राज्य में डिवाइडेड है, और यूनिटरी भी है। फेडरल है एंड यूनिटरी है, मतलब कि हम स्टेट और राज्य में बटे हुए जरूर हैं, लेकिन आज भी हम एक हैं, हम भारतीय हैं। हम जो है यूपी से नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं है, तमिलनाडु से नहीं है। वी आर नॉट मराठीज, वी आर नॉट तमिलियंस, वी आर नॉट बिहारीज, वी आर नॉट एनीवन, वी आर इंडियन फर्स्ट। ठीक है, फिर पहले हमारी आइडेंटिटी भारतीय है, फिर स्टेट है, फिर हमारा क्षेत्र है, फिर हमारा घर है, ब्लॉक है, जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस। ठीक है, तो कहता है दो वी आर फेडरल बट वी आर यूनिटरी। ठीक है, चलो उसके बाद यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो भी 21 साल से 18 साल से ऊपर हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे यहाँ पे फेडरेशन का पार्ट है। सिंगल सिटीजनशिप है इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, यूएस में जैसे है कि डुअल सिटीजनशिप, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, कि राज्यों के लिए या फिर केंद्र के अलग नहीं है। कहता है पंजाबी, मराठी, गुजराती कुछ भी है, आप पहले सबसे पहले इंडियन है। ठीक है, एकल नागरिकता है। रही बात प्रियम्बल की, आई विल ब्रिंग यू अ इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, प्रियम्बल पे बहुत ही तगड़ा लेक्चर लेकर के आने वाला हूं। कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शेयर करें जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, दैट विल गिव मी अ मोटिवेशन दैट यस इट इज अ सेशन हेल्पफुल फॉर यू। आगे बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आने वाला हूं, चाहे वो आपका मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस सेट हो, ये सारी चीजें विल ब्रिंग दैट। ठीक है, we'll meet in next video. Till then, thank you so much. Hope the video was useful to you. We'll meet in next video.